नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन और में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HNN 24x7 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में बीजेपी मिशन लोकसभा चुनाव 2024 पर फोकस करने के लिए अब बस्ती संपर्क अभियान चलाने जा रही है, जिसके जरिए बीजेपी लोगों से सीधा संवाद करेगी, यानी कि बस्ती के लोगों से सीधा संवाद करेगी। लेकिन बीजेपी के इस अभियान को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि बीजेपी 24 घंटे चुनावी मूड में रहने वाली है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी को तब बस्ती वालों की याद क्यों नहीं आई जब उनके यहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा था। बस्तियों पर बुलडोजर गरज रहे थे। अब चुनाव आ रहा है तो बस्ती वालों की याद आ रही है। तो अब तमाम तरह के जो सवाल हैं वो सवाल बीजेपी पर खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने बस्ती में रहने वाले लोगों से संपर्क साधने की पूरी कोशिश में अब बीजेपी जुट जाएगी और जितने भी दलित, पिछड़े, शोषित समाज के लोग हैं उनसे सीधा संवाद करेगी। उनसे ये जानेगी कि भाई आपकी परेशानी क्या है, योजनाएं जो उनकी योजना है उन योजना के बारे में बताएगी। केंद्र सरकार द्वारा क्या योजना दी जा रही है गरीबों को, राज्य सरकार द्वारा क्या योजना दी जा रही है गरीबों को, मतलब बस्तियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश, पूरी जद्दोजहद की जा रही है। वहीं बात अगर हम कर लें विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्षी पार्टी कह रही है कि भाई बीजेपी चुनावी मूड में रहने वाली पार्टी है। जब यही बुलडोज़र चल रहा था तब ये लोग कुछ नहीं कह रहे थे। आज चुनाव आ रहे हैं तो इनको बस्ती की याद आ रही है। तो ऐसे में ये जो बस्ती में जाएंगे, लोगों से वादे करेंगे, वो जो वादे होंगे वो केवल एक झूठे वादे होंगे। वो एक सगुफा होगा जो बीजेपी के द्वारा दिया जाएगा बस्ती के लोगों को। तो तमाम तरह की जो अब चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बस्तियों में जब उसके माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश किए गए थे अतिक्रमण हटाने का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उसके लिए विधानसभा के अंदर एक पारित किया गया। और आज अगर उनसे अतिक्रमण मुक्त नहीं, वो वहाँ पर उनको रहने का जो वो दिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंतिम समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान कैसे हो, उन कार्यों को करने में विश्वास करती है। और इसी सिद्धांत पर हमारे आज नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हो, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, इस सिद्धांत पर काम करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे जो है चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। वो अब बस्ती में घर घर जाएं, क्यों नहीं जाएंगे? अब 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। तब तो बस्ती वालों की याद नहीं आ रही थी जब आपका बुलडोजर रात दिन बस्ती वालों के सिर पे था। आप लगातार बस्ती वालों को जो है उजाड़ने की बात कर रहे थे, ध्वस्तीकरण अभियान चलाने की बात कर रहे थे। जो आप उनको घर नहीं दे सकते, आप उनका नियमितीकरण नहीं कर सकते, अब चुनाव के समय पे आपको उनको याद आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चाल चरित्र और चेहरा है, यही इनकी दोहरी राजनीति है। जब जरूरत होती है तो तब ये उनके दरवाजे पे भी जाएंगे, उनके पैर भी छुएंगे, उनके साथ बैठ के खाना भी खाएंगे। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार बन जाती है तो ये गुर्राने लगते हैं, उनको जो है ध्वस्तीकरण का डर दिखाने लगते हैं। तो अब जनता इनकी ये चाल समझ गई है। अब जनता जो है भाजपा के झांसे में नहीं आएगी, चाहे ये बस्ती में जाएं चाहे कहीं भी जाएं, क्योंकि जो जनता महंगाई की मार लगातार झेल रही है, घर घर में बेरोजगारों की फौज है, डबल इंजन उत्तराखंड की धरती पर नहीं उतर रहा है, राज्य का विकास ठप हुआ पड़ा है, तो जनता इसे भली भांति समझ रही है और देख रही है। तो आपने सुना विपक्षी पार्टी के नेता क्या कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो चुनावी मोड में रहने वाली है और ऐसे में वो अब बस्ती जाएंगे और लोगों से जनसंपर्क तो करेंगे। लेकिन जब यही बुलडोज़र गरज रहा था तब इन लोगों को बस्ती वालों की याद नहीं आई। लेकिन देखिए, तमाम तरह के जो सवाल है वो खड़े होते हैं। अब सवाल ये भी है कि अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि चुनावी मोड में रहती है बीजेपी, तो क्या चुनावी मोड में नहीं रहना चाहिए बीजेपी को? चुनाव आ रहे हैं नज़दीक। दूसरा सवाल ये है कि क्या कोई पार्टी जो है
वो चुनाव के मद्देनज़र जनता से नहीं मिलती है। वो काम करे ना करे वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या जनता से मिलना उन्हें छोड़ देना चाहिए? तमाम तरह के सवाल हैं, उन सवालों का हम जवाब जानेंगे। लेकिन जो इस तरह के अब उठ रहे हैं सवाल, क्योंकि बीजेपी लगातार चुनावी मोड में है। 2024 के जो वो है 2024 का जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, उसमें बीजेपी ने एक चीज़ देखिए साफ संदेश देने की कोशिश की है कि हम हर घर तक पहुंचेंगे और अपनी योजना जो है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उसे पहुंचाएंगे। वहीं विपक्ष ने भी भाई लामबंद है, विपक्ष भी कह रही है ठीक है आप भी पहुंचेंगे तो आप चलिए, हम भी पीछे पीछे पहुंच रहे हैं और आप बताएंगे आपकी योजना, हम बताएंगे आपकी कमियां। तो फिलहाल यहाँ पर जो है चूहे बिल्ली का जो खेल है वो चालू हो चुका है और तमाम सवाल है, उन सवालों का हम जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हम उन मेहमानों से आपका तारुफ भी करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। डॉक्टर जीत राम आर्यबिष्ट जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। सुभाष झा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल थपलियाल जुड़ चुके हैं, यूकेडी के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चैन में। संजीव वर्मा जी, सबसे पहले रुक आपका कर लेते हैं। संजीव वर्मा जी, अब आप लोग बस्ती बस्ती जाएंगे, बस्ती में जनसंपर्क अभियान अब आप लोग करने वाले हैं। देखिए तमाम तरह के एलिगेशंस रख रहे हैं कि भाई विपक्ष कह रहा है कि जब बुलडोज़र चला रहे थे तब आप लोग कहाँ थे, तब बस्ती आप लोग क्यों नहीं गए, और अब आप लोग को बस्ती की याद आ रही है, बस्ती वासियों की याद आ रही है, वहाँ पर रह रहे लोगों की याद आ रही है। तो भाई जब बुलडोज़र चल रहा था तब आप लोग क्यों नहीं गए? मनीष जी, कांग्रेस पार्टी जहां 1.5 साल में अपना प्रदेश की टीम तक नहीं बना पाई, अपने ज़िलों की टीम नहीं बना पाई, अपना कोई भी जो सांगठनिक ढांचा है उसको 1.5 साल में पूरी तरह से नहीं बना पाई। पूरी तरह से क्या, मैं सोचता हूँ अर्ध तरीके से भी नहीं बना पाई, क्योंकि इनके अंदर जो ज़बरदस्त सर फुटबॉल है, एक नेता दूसरे नेता को देखकर बर्दाश्त नहीं करता। जिस तरह से ये लोग लगातार अपने प्रभारी के ऊपर प्रहार करते रहते हैं और लगातार, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, कोई इनको ढूंढे से प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं 5 सीटों के लिए, जिसके लिए भी एक शिगुफा छूटता है कि वो फलाना संभावित वहाँ से उम्मीदवार हो सकता है। अगले रोज उसी का खंडन आ जाता है कि भैया मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे को इस कवायद से दूर रखा जाए। तो डूबते जहाज के ऊपर कोई भी बैठना पसंद नहीं करता और कोई भी डूबना नहीं चाहता। इसी करके कांग्रेस की जो स्थिति है आज, तो वो सबके सामने है। बात रही अभी बस्ती की बात आपने करी मनीष जी, बस्ती का जो उजाड़ने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी के समय पे किया गया और लगातार बस्ती वालों ने कई बार सचिवालय का घेराव किया, मुख्यमंत्री का घेराव किया और इनके लोग, इनकी सरकारों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया, उनको चोटिल करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने बस्ती वालों के फेवर में उनका घर ना उजड़े, उनका आशियाना ना उजड़े, इसके लिए जो बस्ती वालों के लिए अधिनियम लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मनीष जी देखिए, अभी चुनाव आने वाला है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, ये मैंने अभी कांग्रेस का जैसे मैं जिक्र कर रहा था, तो उसके इतर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से लेके अपने बूथ स्तर तक हमारा जो सांगठनिक ढांचा है वो इतना मजबूत है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार हर वर्ग को जोड़ने का काम कर रहे हैं और 2025 में हमारा इस समय फोकस ये है कि 5 सीटें हम 100% जीतने वाले हैं, लेकिन उस जीत के अंतर को हम कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग पूरी गंभीरता के साथ, कोई भी चुनाव होता है उसको पूरी गंभीरता के साथ चुनाव मैदान में हम लोग उतरते हैं। जनता हमारे साथ है, विकास के मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस है, मुद्दा विहीन विपक्ष है
और ये लोग झूठे बातों को प्रचारित करते हुए भ्रम का वातावरण एक सेकंड सर, ठीक भ्रम का एक वातावरण जो ये लोग तैयार कर रहे हैं और देवभूमि को कलंकित करने का काम करते हैं। देवभूमि को एक तरह से उसको यहाँ की जो छवि उत्तराखंड की है उसको खराब करने का काम करते हैं। उसी को लेकर बेटी अंकिता का जो मर्डर केस है उसके ऊपर सरकार के द्वारा डे 1 से पूरी गंभीरता के साथ उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। 24 घंटे के अंदर हमने उसके तमाम आरोपियों को जेल भेजने का काम किया, उनकी संपत्ति को कुर्क करने का काम किया, उनके ऊपर गैंगस्टर लगाने का काम किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उस जल्द से जल्द जो भी आरोपी मतलब इस पर राजनीति कर रही है, बार-बार इस पर राजनीति कर रही है, तो उसके लिए हमने काम किया। किंतु कांग्रेस पार्टी बेटी अंकिता के मर्डर केस को टूल किट के रूप इस्तेमाल कर रही है। डॉक्टर जीतराम लगातार भ्रमित करने का ये लोग काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। डॉक्टर जीतराम जी देखिए, बीजेपी बस्ती सर सवाल सुन लीजिए। ठीक है सर, सवाल तो सुन लीजिए। डॉक्टर जीतराम जी सवाल सुन लीजिए। जीतराम आर्य जी सवाल तो सुन लीजिए कि ये बहुत उछल करके बता रहे हैं अपना जो है। डॉक्टर जीतराम आर्य जी सर सवाल तो सुन लीजिए पहले। सर सवाल तो सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए। डॉक्टर जीतराम आर्य जी देखिए, सीधी सी बात है, बीजेपी बस्ती जनसंपर्क अभियान कर रही है, ठीक है, करने जा रही है। अब इसमें जो है आपके यहाँ से बयान आता है, विपक्षी पार्टी बयान दे रही है कि भैया 2024 का चुनाव है, वैसे भी बीजेपी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, तो क्या चुनाव के मद्देनजर लोगों को चुनावी मोड में नहीं रहना चाहिए? आप लोग नहीं है। दूसरा सवाल ये है, क्या बस्ती वालों के पास जाकर उनका हालचाल नहीं पूछना चाहिए? तीसरी चीज ये, अगर कहीं अतिक्रमण हो रहा है तो क्या वहां पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? जीतराम आर्य जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ठीक है, हर पार्टी चुनाव मोड में रहती जब चुनाव आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा था आज लगभग 9 साल से ऊपर का समय हो गया केंद्र सरकार को और 6 साल हो गए प्रदेश सरकार को। क्या भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता की उन बस्तियों की याद आई कि जहां पानी के सीवेज स्लम बने हुए हैं, जहां लोगों के घर दरक रहे हैं, जहां लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन सालों 5 साल 6 सालों में या इन 9 सालों में उन बस्तियों में जा करके उन लोगों की समस्याओं का सुना, उनकी समस्याओं का समाधान किया? ये जब भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि उन्होंने 4-5 आज अगर उन्होंने 5 साल गए होते, 6 साल गए होते, आज जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लोग खुद ही उनके पीछे दौड़ते। जी सर, इसमें एक और सवाल है सर। ठीक है जीतराम जी, ठीक, इसमें एक और सवाल है सर। अब यहाँ पर बात ये भी है, ये तो हो गया लोकसभा, लेकिन अभी तो क्या नाम है, विधानसभा का चुनाव हुआ है, इनकी तो लंबे समय तक सरकार वैसे भी रहनी है, तो अभी तक तो रहनी है, 5 साल तो पूरा करवे करेंगे। तो ऐसे में अगर ये जा रहे हैं तो ये तो बढ़िया है ना, भला है ना कि जब जागे तब सवेरा। अभी तो ये जाने लगे हैं। 5 साल पहले क्यों नहीं बस्तियों में गए? 5 साल पहले ये उन बस्तियों की याद क्यों नहीं आ गई? या इस 1-1.5 साल, आज 1.5 साल हो गया है, इस 1.5 साल में क्यों बस्तियों की याद नहीं आई? आज जब चुनाव का समय आ रहा तब आपको बस्तियों की याद आ रही है, तब आप बस्तियों में जाने का प्लान बना रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों के ऊपर एक तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम आपकी भलाई कर रहे हैं, हम बस्तियों में जा रहे हैं, हम तुम्हारा हित चाहते हैं, और जिस दिन ये चुनाव जीत के जाते हैं उस दिन राजा बन जाते हैं। अंकिता हत्याकांड में आज तक भाजपा का नेता फंसा हुआ है, आज तक उसको बट लगा करके आज तक ये कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट दिया है, तो फास्ट लगाती है उसमें कार्रवाई में जो है ये उसको बचाने का काम कर रहे हैं, उसमें तमाम उसको लिंगर ऑन करने का काम कर रहे हैं। और आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता जो उन्होंने अंकिता हत्याकांड में जो है, आप देख लेना उनको बचाने में पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का होगा, आप देख लेना उसको जो है। इसी तरह से जितने भी अपराधी हैं
अगर वो विपक्ष में है तो वो कल्प्रिट है, वो अपराधी है, वो भ्रष्टाचारी है, लेकिन जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तो वो बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं। तो इस तरह का ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, उजागर हो चुका है जनता के बीच में। अब इनको भय हो गया, क्योंकि इनका चरित्र भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार का है, जो जन विरोधी, जो इनके जन विरोधी नीतियां जो इनकी है, वो जनता की समझ में आ गई है। अब जनता समझ चुकी है, अब इनको भय हो गया है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में और तमाम, अभी देखना आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार आएगी और उन सब राज्यों में भयभीत है। इसलिए इनको आज फिर से बस्तियों की याद आ गई है। चुनाव में ये बस्तियों में जाने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है जीत राम जी, सवाल जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। संजीव भाई जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा कि भाई वो सवाल उठा रहे हैं कि 1.5 साल पहले आपको बस्ती की याद नहीं आई। हम पिछले 5 साल को इसलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि चलिए अब तो आपके मुख्यमंत्री थोड़े दूसरे हैं, तो अब 1.5 साल में आपको याद नहीं आई और अब बस्ती वालों की बड़ी याद आ रही है आप लोग को। मनीष जी, 2020 के आसपास में जब कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में सेवा हमारा एक मोटो रहता है पार्टी का कि हमने केवल जनता को मतदाता के रूप में हम लोग नहीं देखते, बल्कि वो हमारी जनता है, हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है और हमारे परिवार की चिंता करना भी हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी है। जिस समय कोरोना काल था, हम कोरोना काल में तमाम जितने गरीब लोग थे उनके लिए राशन की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए किचन की व्यवस्था, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था, उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से भी, नगर निगम के माध्यम से भी और भारतीय जनता पार्टी पूरे संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए थे कि अपने अपने क्षेत्र में सब लोग जुट जाएं और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच। एक सेकंड सर, हम लोग जनता बिल्कुल सर, हम लोग जनता के बीच में रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आइसोलेट रही जनता के बीच में। ये इन लोगों ने 1.5 साल आप कह रहे हैं, मतलब ये जो 1.5 साल गिरा रहे हैं। संजीव भाई एक मिनट सोते रहे। ठीक है सर, शॉर्ट मैचिंग नहीं सर, कोई समझ नहीं पाएगा। संजीव भाई आपका सीधे कहना है कि 1.5 साल आप लोग जनता के बीच में रहे, वो जो कोरोना पीरियड था आप लोग रहे हैं। ठीक है, वो 300 का, ठीक है, थपलियाल जी, भ्रष्टाचार कहा गया। जी थपलियाल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए वो तो बता रहे हैं कि जो 1.5 साल है, जो एक समय ऐसा आया था कोरोना का। ठीक है जीत राम जी, ठीक है सर, जनता के बीच में कांग्रेस में रही। ठीक है सर, ठीक है, काल में कांग्रेस ने भी अपना ठीक है सर, आपने भी योगदान दिया। ठीक है, आपने भी, ठीक है। अनिल थपलियाल जी, देखिए आप किस तरह से, देखिए बस्ती में संपर्क अभियान साधेगी। अब यहाँ पर देखिए कई सवाल है। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि भाई अब कहा जा रहा है कि 1.5 साल तक कहाँ थे। संजीव भाई कह रहे हैं कि भाई हम लोग 1.5 साल में थे, वहाँ पर कोरोना का ऐसा समय था, हम लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, ऑक्सीजन दिया हम लोगों ने, दवाई दी हम लोगों ने, इंजेक्शंस लगवाए, खाना बांटा हम लोगों ने, हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी है कि हम लोग दे रहे हैं बीजेपी को मुख्यमंत्री आवास योजना भी दी, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना भी दी जा रही है, राशन दिए जा रहे हैं मुफ्त में। तो ऐसे में इनका तो ये कहना हम तमाम चीजें कर रहे हैं गरीबों के लिए, उसके बाद अगर बस्ती वालों से हम मिल रहे हैं तो हमारा हक है भाई, हम मिल सकते हैं, फिर क्या दिक्कत है अगर हम वोट मांगने जा रहे हैं तो? नहीं, ये बात तो कोई शक वाली नहीं है कि वो अपना कार्य कर रहे हैं और लोकतंत्र होता है। जब भी कोई चुनाव होता है तो सभी दल अपने अपने सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस दल की होती है जो वर्तमान में राज्य और केंद्र का नेतृत्व कर रहा है। यहाँ पे सवाल राष्ट्रीय मुद्दों का है और क्षेत्र के मुद्दे अहम थे इनके पास। ये करीबन ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा फंडा रहा है। जब भी कोई निकाय चुनाव हो या इसके राज्य अपना विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तो इसमें ये बहुत बेसिक तरीके से सक्रिय हो जाते हैं। और ये जब कोई अतिक्रमण करना होता है या जब इनको अपनी हिटलरशाही दिखानी होती है या जब इनको तानाशाही करना होता है, तो उस समय ये न इनको झुग्गी झोपड़ी वाले नजर आते हैं, न गरीब फुटपाथ पे जो अपना रोजगार चला रहा है वो नजर आते हैं, न कोई ढाबा जो चला रहा है बेचारा अपनी आजीविका और परिवार उसका पलता है वो नजर आता है। ये सारी चीजें इनके बीच में। मैं एक चीज पे प्रकाश डालना चाहूंगा इनका, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि इन्होंने ये सर्वे कर रहे हैं,
लेकिन याद ये वास्तविक ठीक कहा इन्होंने कि 1 साल या 2 साल पहले इनको उन झुग्गी झोपड़ी बस्तियों की याद क्यों नहीं आई? जब कहाँ थे, जब गुजर चल रहे थे, जब कोरोना काल में वहाँ पे कई मृत्यु हुई हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला है, दवाइयाँ सप्लाई नहीं हुई है। कौन सा एनजीओ इन्होंने गठन किया था, कौन से कैंप इन्होंने गठन किए थे, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करके दिए थे, या कौन सा मेडिकल सेंटर इन्होंने वहाँ पे खोला था? कई सामान्य मृत्युएं हुई हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में भी हुई हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं था, तो स्वाभाविक था बेड नहीं मिल पाए। अभी तक भी ये डेंगू के हाल देख रहे होंगे आप, जो है क्या हालत हो रखी है प्रदेश में, बहुत बुरे हाल हैं। और जब भी इनको पूछें तो ये अपनी योजनाओं को लेकर के अपने उनको पुलिंदों को बात कथनी और करने में इनका बहुत अंतर है। मैं इनके कुछ कार्यों में प्रकाश डालूंगा। ये इस जगह चुनाव को फोकस करने के बजाय ये इस रणनीति को कि हम स्लम में जाएंगे, झुग्गियों में जाएंगे, इन पे जाएंगे, इनकी जो कुछ योजनाएं हैं, इन योजनाओं पे काम क्यों नहीं हो रहा है? जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को योजनाएं दी हैं और करोड़ों का बजट दिया है, उस पे काम क्यों नहीं हो रहा है? अब इनकी टॉप 10 अगर मैं इनकी योजनाएं गिनूं तो 100 से ऊपर इनकी योजनाएं, लेकिन उसमें से 10 ऐसी योजनाएं थी जिन योजनाओं को अगर ये 100% धरातल पे उतारते तो मुझे लगता है कि शायद राज्य की विकास गति दर जो है वो तीव्र हो जाती और कोई कहीं ना कहीं प्लान पे अंकुश लगता, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पे दुरुस्त होती। अब इनका ये योजनाएं जो हैं इनकी, ये मैं बता दूं, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना इनकी शुभारंभ हुई थी 7 मार्च 2019 को। कहां गई वो योजना? कितने लाभान्वित हुए इसमें? होम स्टे योजना इन्होंने बनाई, उसमें दुनिया भर की फॉर्मेलिटी इन्होंने रखी। अटल आयुष्मान योजना रखी, 25 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया था, उसका भी कोई अभी तक कितने लाभान्वित हुए ये जानते हैं, इनके आंकड़े कुछ और हैं और वो कुछ और बताते हैं। 4 धाम राजमार्ग विकास योजना शुभारंभ की 27 दिसंबर 2016 को, वो भी अभी तक कोई धरातल पे दिख नहीं रहा, कितने लाभान्वित हुए। पंडित दीनदयाल मातु पितु तीर्थ स्थान योजना, कितने लोग इस पे काम कर रहे हैं, कितने तीर्थ स्थान और कितने माता पिता आश्रम इन्होंने बनाए हैं। इसके बाद उत्तराखंड किसान पेंशन योजना बनाई, कितने किसानों को मिला है, कितने किसानों के खातों में गया पैसा। इसके बाद इन्होंने नंदा गोरा योजना मिली है, गिने चुने बच्चों को इन्होंने सेलेक्ट किया है, जो बच्चे प्रतिभाशाली थे, गरीब अमीर को प्रतिभा नहीं देखती है, कौन से बच्चे थे वो, कहां कितने बच्चों को इन्होंने वो किया। जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2000 में किया इन्होंने, उसमें भी हमें कहीं दिखने को नहीं मिला। वात्सल्य योजना जो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों की, उस पर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। 10वीं जो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे बोलने दीजिए 2 मिनट, ठीक है। अब एक देखिए 2018 में इन्होंने 2018 में इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट रखी थी। उस मीट में जो है विभिन्न विदेशों से कंट्रियों के राजदूत मौजूद थे। कई रोड शो हुए, कई होटल्स, आगरा ताजमहल, वो शो जो करना था इन्होंने जनता का पैसा खूब उड़ाया, पानी की तरह बहा, कुछ धरातल पे नहीं आया। 673 प्रस्ताव इन्होंने मांगे थे उस समय, एक भी प्रस्ताव ये बता दे भारतीय जनता पार्टी की हमने एक भी प्रस्ताव जो है धरातल पे उतारा होगा। यही लक्ष्य इनका जो है 2.5 लाख करोड़ का जो है इन्होंने दिसंबर 2023 में निवेश का रखा। यहाँ एक स्लोगन रखा इन्होंने कि उत्तराखंड राज्य को अग्रिम राज्यों में विकास के उसमें रखा जाएगा। कहाँ है वो? ठीक है, कहाँ है वो? ठीक है, हम जवाब ले लेंगे अभी, लेकिन अनिल क्या नाम है, सुभाष झा जी, देखिए सवाल ये है सुभाष झा जी की आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए पत्रकारों के जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा अलग होता है, हम लोग थोड़ा एक अलग तरीके से सोचते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है, जब बस्ती की बात आती है कि भाई लोग बस्ती में जाएंगे, वहाँ के लोगों से संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे कि ये योजना, अभी जैसे थपलियाल जी ने गिनाया कई योजना है, अगर उनको मालूम होगा तो वो भी पूछ लेंगे, तो क्या जवाब देंगे? दूसरी चीज़ ये है कि एक जो इस वक्त डेंगू का एक बहुत बड़ा इस वक्त हम उसको महामारी कह दें, ठीक है, एक कहते हैं एक डेंगू का ऐसा प्रकोप फैला कि कई लोग बीमार पड़ गए। बस्ती के लोग पूछेंगे फॉगिंग को लेकर, तो कई सारे सवाल रहेंगे बस्ती वालों के मन में, उन सवालों का जवाब कैसे ये लोग देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप इससे समझ जाएंगे कि पार्टी की प्राथमिकता क्या है। 100 स्मार्ट सिटी की बात इन्होंने की, कभी इन्होंने 100 गांव को स्मार्ट बनाने की बात की? 100 बस्तियों के स्मार्ट बनाने की बात कभी भाजपा ने की क्या? नहीं की। दूसरी बात, इन्होंने इनके जितने एमपी थे, मोदी जी ने नारा दिया था कि सारे एमपी लोग जो हैं एक एक गांव गोद लें। वो गांव आज तक कितने स्मार्ट हुए पता नहीं है, हमारे संजीव जी ज़्यादा बताएंगे। अब आते हैं मुद्दे पर, यहाँ के मुद्दे पर।
यहाँ जितनी बस्तियों में बुलडोजर चले, हम ये सही बात है कि अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन क्या यह अतिक्रमण सिर्फ जो बस्तियां हैं उसी में हटनी चाहिए? क्या सड़कों पर जो बड़े बड़े होटलों ने जो अतिक्रमण कर रखा है वो नहीं हटना चाहिए? क्या मॉल ने जो अतिक्रमण कर रखा है उस पर नहीं होना चाहिए? क्या बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने जो अतिक्रमण कर रखा है वो नहीं हटना चाहिए? सवाल ये उठता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है और आप दबाना गला किसका दबाना चाहते हैं और किसको प्रश्रय देना चाहते हैं, ये बात है। ये बड़ी सीधी बात है कि भाजपा इसमें ये इस आरोप से मैं सहमत हूं कि ये आरोप सही है कि जब बस्ती की तरफ रुख सारी पार्टियों को बस्ती तभी याद आती है क्योंकि थोक में वहां वोट मिलता है, तो वो लोग बस्ती की तरफ रुख करते हैं। तो भाजपा ने भी किया तो कुछ नया नहीं किया, भाजपा भी अपना काम कर रही है। हाँ, निश्चित तौर पर ये भी कहना सही है कि भाजपा 5 साल चुनावी मूड में रहती है, चुनावी भाषाएं बोलती हैं, चुनावी चीज, लेकिन ये भी उसकी एक कार्यशैली है, इसलिए कि चुनाव के बदौलत ही सरकारें रहती हैं तो उस पर ध्यान देती है। उसका अपना संगठन का काम करने का तरीका है जो कांग्रेस नहीं कर पाती है। अब रह गई प्राथमिकता की बात। आप प्राथमिकता देखिए, मैं उत्तराखंड का आईना दिखा रहा हूं। अभी आईडीपीएल में हजारों घर टूटे, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि उसमें हाईकोर्ट का निर्णय था, लेकिन क्या सरकार ने उसके लिए क्या पहल किया? जितनी बस्तियां हैं, ये बस्तियां अगर अतिक्रमण हैं तो पहली बात कि आपने इनके वेलफेयर के लिए क्या किया? आपने क्या एक छोटा सा एलआईजी टाइप का एक रूम के कमरे का फ्लैट सबको शिफ्ट किया फिर आप उजाड़ते? आपने ये काम नहीं किया। यहाँ जो चारों धाम में जा करके देखिए, अभी बद्रीनाथ में जितने छोटे छोटे दुकानदार थे वो सारे दुकानदारों की दुकान को धराशायी किया गया है मास्टर प्लान के नाम पर। हाँ। और वो लोग आज फाका कसी की जिंदगी जी रहे हैं। लोगों को जो असुविधा हो रही है वो तो अलग है, ये इस पे बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को आपने वहां से उजाड़ा, एक बात, दूसरी बात, जो छोटे छोटे लोग, ये जो तीर्थ देवस्थानम बोर्ड बना था, किनके लिए बना था? ये जो छोटे छोटे परंपरागत लोग जो तुलसी की मालाएं बनाती हैं, जो चंदन टीका करते हैं, जो चंदन घिसते हैं, डिमरी समाज के लोग जो लक्ष्मी मंदिर के पुजारी हैं, ये उनके ऊपर कुठाराघात था। ये अलग बात है कि लोग समझ गए, उत्तराखंड के लोग समझ गए कि हमारे परंपरागत चीजों पर हमला है, उससे इन्होंने कदम पीछे लिया। लेकिन बहुत प्रेशर के बाद ये बताता है कि भाजपा का जो चाल चरित्र है, भाजपा का जो काम है, उसका लाइन ऑफ वे क्या है। अगर आप 100 स्मार्ट सिटी की नारा दिए तो आप कम से कम 500 गांवों को भी स्मार्ट किए होते। ऐसा कोई उदाहरण मुझे नहीं दिखता है। हमारा संजीव जी बताएंगे। ठीक है, संजीव वर्मा जी, देखिए सवाल ये है संजीव भाई, कई सारे सवाल आपके पास पहुंच गए, लेकिन एक सवाल है, देखिए अब चूंकि सरकार में आप हैं तो आपसे लोग जवाब मांगेंगे, आप बस्ती में जाएंगे। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है संजीव भाई कि आप काम करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी जो होते हैं उस काम पर बट्टा लगा देते हैं। अब बात आज हम डेंगू पर कर लें, डेंगू पर कई सारी रिपोर्ट हमने दिखाई। तो आप जब बस्ती में जाएंगे सर, तो आपसे लोग पूछेंगे, जब बताएंगे आपको कि भैया यहाँ पर एक बार फोगिंग होती थी, अब 5 दिन में 6 दिन में एक बार फोगिंग होती थी। वो फोगिंग में भी ये हो रहा है आजकल, बताया जा रहा है कि दवाई मारने वाली दवा नहीं, सिर्फ पेट्रोल का छिड़काव हो जाता है और लोग चले जाते हैं। मशीनें कम हैं, ऐसा लोग कहेंगे। तो सर फिर आप लोग को फिर क्या जवाब देंगे? और तमाम तरह के जो सवाल ये लोग उठा रहे हैं स्मार्ट सिटी को लेकर और ये तमाम तरह के, तो फिर आप लोग किस तरह से अपने आप को तैयार करके वहां जा रहे हैं? क्योंकि कमियां, अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं और प्रतिबद्ध है, आप काम कर भी रहे हैं, आप योजनाएं लेके आ रहे हैं, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पे उतारने वाले अधिकारी आप लोग के मुंह पर लगा दे रहे हैं। मनीष जी, पहले तो हमारे थपलियाल साहब ने भी बोला कि 100 के आसपास योजनाएं यहाँ पर हमारी राज्य सरकार की चल रही है। शुक्र है आपने स्वीकार तो किया कि 100 योजनाएं हमारी सरकार लेकर आई है, यानी कि हमारी सरकार जनता की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है और एक विजन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। सबकी सुविधा मिले, सबको एक बेटर लाइफ मिले, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब आपने कहा डेंगू के ऊपर आप बात कर रहे थे, तो देखिए हम स्वीकार करते हैं डेंगू का प्रसार इस बार थोड़ा ज़्यादा हुआ और ये 2-3 साल में एक साल बहुत ज़्यादा होता है और बाकी साल में कम होता है। और इस साल बहुत ज़्यादा प्रसार का एक बड़ा कारण क्या था कि जो कंटिन्यू बरसातें हुई और समय से पहले बरसात आई और समय के बाद तक बरसात जारी रही। मई माह से जो एक तरह से प्रिवेंशन के लिए एक ड्राइव चलती है डेंगू की, छिड़काव की, फॉगिंग की, वो कंटिन्यू चल रही थी। लेकिन इधर से फॉगिंग हो रही थी, ऊपर से
तभी हाथों हाथ बारिश हो जा रही थी। तो वो एक तरह से फॉगिंग निरर्थक होती गई। इसको हर व्यक्ति भी स्वीकार कर रहा है, डॉक्टर्स भी इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। मैं अपने मेरे विपक्ष के जो भाई हैं, मेरे पत्रकार मित्र हैं, आप सब इस बात को स्वीकार करेंगे। हाँ, सरकार को जो काम करना चाहिए, अगर वो सरकार वो काम नहीं कर रही है तो आपका प्रश्न करना वाजिब बनता है। किंतु नगर निगम के द्वारा जैसे ही डेंगू का प्रसार ग्राफ थोड़ा हल्का सा एकदम से तेज हुआ, तो नगर निगम के द्वारा प्रत्येक वार्ड में 10 से 20 मशीनों के द्वारा लगातार कंटिन्यू फॉगिंग हुई है। और जो कोरोना में जो हमने छिड़काव किया था सैनिटाइजर का, उससे हमने प्रेरणा लेते हुए हमने 3-3 हजार लीटर के जो हमारे टैंकर्स थे उसमें ये लार्वा साइडल करके कोई दवाई है, उसका छिड़काव होता है इसको मारने के लिए, इसका लार्वा को मारने के लिए डेंगू का। तो उससे कंटिन्यू छिड़काव कर रहे हैं और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि डेंगू का जो ग्राफ है अब डाउन की ओर है। और एक मिनट सर एक मिनट। और ये तो रहा डेंगू का। और उसके बाद क्या, जो लोग डेंगू से ग्रसित हुए हैं उनके उपचार की भी सरकार ने पूरी व्यवस्था करी है। तमाम चिकित्सालयों, मैंने कहा ना आपसे कि तमाम सर एक मिनट, एक सेकंड। तमाम चिकित्सालयों में पर्याप्त प्लेटलेट्स की व्यवस्था है, दवाओं की व्यवस्था है, ब्लड की व्यवस्था है। और डेंगू का उपचार जितने जिला चिकित्सालय पूरे संजीव भाई, देखिए एक चीज आपने शुरुआत में कही और बहुत अच्छी लगी, आपने माना कि ये चीजें अगर हुई हैं, देखिए सब कमियां हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए कमियां जो हुई, अब यही कमी आपसे बस्ती वाले इसलिए पूछेंगे क्योंकि जब आप बस्ती में जाएंगे, भाई जाहिर सी बात है आप जाएंगे, योजनाएं अपनी बताएंगे, सरकार की योजना बताएंगे, केंद्र की बताएंगे, राज्य की बताएंगे। लेकिन जब यही बस्ती वाले पूछेंगे सर हमारे यहाँ 50 लोग अभी भी अस्पताल में पड़े हुए हैं और फॉगिंग एक बार हुई है, आप कहेंगे अच्छा एक बार हुई, हम आपके यहाँ फॉगिंग अब लगातार करवाएं। सवाल ये है सर कि आपको भी मालूम है डेंगू जो है यहाँ जब आता है फैलता है तो बड़े स्तर पर फैलता है, ये सबको मालूम है, ये आपको ही नहीं सबको यहाँ पर मालूम है। तो ऐसे में जो तैयारियां थी, उन तैयारियों को लेकर जब बार बार सवाल पूछे जाते थे, आपसे नहीं नगर निगम से पूछे जाते थे, तो वो कहता था हम तैयार हैं और हमारी तरफ से हम पूरी तैयारी है, कुछ नहीं है। आपको मैं बताऊं, जब ये डेंगू का कहर भी नहीं था तब हमने रिपोर्ट दिखाई थी, तब मेरा सवाल यही था मेरे पत्रकार से, ये बताइए कि अगर ज्यादा मात्रा में लोग निकल गए और जिस तरह से भी डेंगू का भी थोड़ा से प्रहार हुआ है और कहीं ऐसा ना हो कोरोना की तरह हो जाए तो फिर क्या करेंगे। तो वहां पर ये कहा गया जी हमारे यहाँ 100 बेड है, 300 बेड है। लेकिन बाद में ये हुआ कि स्ट्रेचर पे लोगों को लेटा उनका इलाज करना पड़ा। ठीक है, बेड कभी कभार कम पड़ जाता है, हम ये भी मानते हैं कि होता है, ये व्यवस्थाओं में कहीं कहीं लचरपन आ जाता है। लेकिन अब यहां पर आप लोगों को जो तैयार रहना चाहिए था, यानी कि आप लोगों ने आदेश दिए कि नहीं भाई करना है, लेकिन उन आदेशों का किसने पालन नहीं किया भाई, क्योंकि वही बस्ती वाले आपसे सवाल पूछेंगे सर कि क्यों नहीं पालन हुआ। कई ऐसी योजनाएं हैं, आपसे पूछेंगे सर हम आप ये बताइए जो हम लोग को नहीं मिल रही है। कई ऐसी चीजें बताएं, कई लोग कहेंगे सर देखिए हमारे यहाँ जो है नाली गंदी है, यहाँ सफाई कर्मी नहीं आते हैं। जो ये छोटे मोटे मुद्दे हैं जो आपसे पूछेंगे बस्ती वाले, और क्या ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछेंगे सर। मनीष जी देखिए, आपका जो सवाल है, जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी अपने कर्तव्य में, अपने काम में लापरवाही बरत रहा है, उसको ऊपर सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर रही है और एक मैसेज भी देने का काम किया गया है। जितने भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने कर्तव्यों में हीला हवाली कर रहे थे, उनको सस्पेंड करने का भी काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। और आपने फॉगिंग की और ये तमाम बातें बोली, तो लगातार फॉगिंग की व्यवस्था हो रही है, लगातार फॉगिंग हो रही है। लेकिन अब मौसम की एक मार ऐसी रही जिसने हमारी जो तमाम जो तैयारियां थी, उन तैयारियों के ऊपर पानी फेर दिया। वॉश आउट करने का काम। ठीक है डॉक्टर जीतरामार जी, देखिए सबसे पहले बात तो ये है डॉक्टर जीतरामार जी कि बस्ती, ये लोग बस्ती बस्ती जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि पहले बस्तियों पर बुलडोजर चलाए गए, अब आप लोग भाई जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। अच्छा, अतिक्रमण की बात हो रही है, थपियाल जी भी अतिक्रमण की बात कर रहे थे, अभी हमारे सुभाष भाई भी अतिक्रमण की बात कर रहे थे कि नहीं अगर बुलडोजर चलता है तो ठीक है, लेकिन किंतु है सबके में। अब यहाँ पर सवाल ये है
कि आखिर कौन इस अतिक्रमण का जिम्मेदार रहा है, आखिर कौन भाई, अगर अतिक्रमण हो रहा है, अगर मेरे घर के आगे भी किसी ने घर बना लिया, ठीक है, हो सकता मैं उस दिन ना देखूं और मैं कुछ दिन ना रहूं और ना देखूं किसी ने बना लिया घर, तो ऐसा थोड़ी ना है कि जब जिस दिन मैं आऊंगा उससे मैं कहूंगा नहीं भैया तुम मेरे घर के आगे कैसे बना सकते हो, तुम्हारी जमीन नहीं है, वो तो रास्ता जाने का है। तो कौन था कि जो अतिक्रमण वहां पर कर लिया और बाद में जब कोर्ट की तरफ से आदेश आया तो भाई इनको तो हटाना, इनके लिए भी तो मजबूरी पड़ गई ना कि हमको तो हटाना ही हटाना, अब क्या करेंगे, या तो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर दें। देखिए, अतिक्रमण सभी सरकारें, मैं नहीं कहता हूं कि कोई पर्टिकुलर सरकार है, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई और लोगों ने अपने जीवन यापन के लिए या अपने मजबूरी में जो है उन जगहों पे उन्होंने निर्वास किया या अपना बिजनेस चलाया, अपना व्यापार चलाया। ठीक है, हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें अपना एक निर्णय दिया है और ये उचित है कि उन अतिक्रमणों को हटाया जाए, लेकिन सरकार का कर्तव्य था, सरकार का दायित्व था, अगर उन अतिक्रमण कार्यों को आप हटा रहे हैं तो उनके लिए सरकार की जिम्मेवारी है। अगर सरकार किसी को बेघर कर रही है तो उसको घर देना भी सरकार का दायित्व है। इसीलिए सरकारें होती है कि वो जनता के हित का काम करें, जनता के अगर कोई परेशानी में है जनता तो उनके हितों के लिए समुचित व्यवस्था करें। तो इससे हम क्या समझे डॉक्टर चित्रामार जी, एक सवाल ये भी है, हम इसे क्या समझे, आपने अतिक्रमण हटाया, ठीक किया, नहीं, अब इसमें सवाल ये भी है, आपने कहा चित्रामार जी कोई व्यवस्था की, उनको कोई कहीं पर आपने बिल्कुल सही बात है, इनको यहाँ बैठाया जाए, चित्रामार जी यहाँ पर इनका बिजनेस चालू किया जाए, इनको यहाँ पर अपना बिजनेस करिए। कई इंस्टांसेस ऐसे हुए जब लोगों ने अतिक्रमण हटाया, कांग्रेस ने के समय में भी अतिक्रमण हटाया, लेकिन कांग्रेस ने उनकी व्यवस्था की, भैया कहाँ व्यवस्था कर दी, दूसरा अतिक्रमण करवा दिया, दूसरा अतिक्रमण करवा दिया, नहीं ठीक है, जब वो हटाया गया तो उनके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था दी गई कि आप यहाँ शिफ्ट हो जाइए, यहाँ पर आप अपना करिए। तो इस तरह से कई चीजें कांग्रेस के समय में भी हुई जो हटाए गए, लेकिन फिर अतिक्रमण करवाए गए। नहीं ठीक है, ऐसा होता है ना, नहीं चित्रामार जी ये भी तो है ना कि अब देखिए सवाल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटा के उनको आप कहीं बसाते, अच्छा ये बताइए जब वो बस रहे, अतिक्रमण कर रहे थे, तभी कोई सरकार आके उनको घर दे देती, भाई वो अतिक्रमण ही ना होता, क्यों अतिक्रमण किया गया? तो उसके तो सभी है ना, आप भारतीय जनता पार्टी भी दोषी है, उसके 3 साल सर मैंने तो सबके लिए कह दिया ना, वो लोग वहां तो मैंने देखा है घर बस गए, लोगों ने पक्के घर बना लिए। हम आप अभी हटा रहे हैं तो आपको व्यवस्था करनी चाहिए ना उसकी। अरे सर तो बसाया गया तभी बसा देते ना किसी जगह पर, किसी भी सरकार में हुआ उसमें भाजपा भी उतनी दोषी है। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ सर, आप भी नहीं करी श्रीमान, सर मैं तो कह रहा हूँ सब दोषी है, तो उनकी व्यवस्था कौन करेगा? सरकार के आप लोगों ने आप पे जिम्मेदारी सौंपी है, आपको सत्ता सौंपी जनता ने, उस जनता को आप बेघर कर रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। थपलियाल जी देखिए अब यहाँ पर बार-बार ये बात, आपको इसीलिए सत्ता में बिठाया गया कि आप उनके घर उजाड़ रहे, उनका व्यापार खत्म कर दिए, उनके गृहस्थी को आप डिस्ट्रॉय कर दे, इसीलिए सरकार 2014 में अधिनियम कौन लाया था? आप पे विश्वास किया जनता ने कि आप अगर अधिनियम कौन लेके आया था भैया अतिक्रमण के विरुद्ध? आप कोई भी सरकार, आप बताइए ना 2014 में जिस समय हटाने की बात के समय भी अधिनियम लाया गया था, क्यों भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? जमीन दी, जगह दी और कहा कि आप यहाँ पर करिए, अपना काम धंधा करिए, यहाँ पर करिए। ठीक है सर, नहीं जगह दे दी आपने, मतलब अतिक्रमण करवा दिया आपने, ठीक है एक मिनट, सरकारों के समय ठीक है चित्रामार जी, ठीक है थपलियाल जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से, ठीक है थपलियाल जी देखिए सवाल ये है थपलियाल जी, यहाँ पर ठीक है विकास दिया, ठीक है थपलियाल जी देखिए यहाँ पर यह है कि अतिक्रमण हटाया गया, ठीक है, आज ये जा रहे हैं भाई वोट मांगने के लिए, ये कह रहे हैं उस वक्त बुलडोजर चला दिया, वोट मांगने जा रहे हैं। अब यहाँ पर अतिक्रमण का अगर मामला उठा भी कि भाई अतिक्रमण का मामला उठ रहा है तो अतिक्रमण करने किसने दिया? दूसरी चीज ये है कि आज कहा जा रहा है कि हम सुनते हैं विपक्ष की तरफ से कि उनको बसाया जाए फिर वहां से हटाया जाए, अरे उसी वक्त बसा दिया जाता तो ये हटाने की नौबत ही ना आती, अतिक्रमण क्यों हुआ? आज मैं देखता हूं आप सड़क पे देख, ठीक है एक मिनट जीतराम भाई एक मिनट सुनिए ना जीतराम भाई, एक चीज कांग्रेस के समय में भी हुआ, लेकिन कांग्रेस ने बचाया उनको कहीं दूसरी। ठीक है जीतराम भाई ठीक है, आज मैं सड़क पे, एक मिनट थपलियाल जी पूरा क्वेश्चन हो जाए, मैं सड़क पर जाकर देखता हूँ जो घुमक्कड़ी जो लोग होते हैं
वो सड़क पर अपना बसा बसा कर रह रहे हैं लोग, अपना जो भी है पॉलीथीन लगा कर लोग अपना काम कर रहे हैं वहां पर लोग। नहीं, सुनिए ना एक मिनट। अब सर यहाँ पर सवाल ये है कि अब उनको अगर कल को ये हटाएंगे फिर कहेंगे नहीं जी को बसा कर हटाना चाहिए। मतलब खुद की भी तो अपनी एक समझदारी होनी चाहिए कि हम कहीं जा रहे हैं। सरकार, आप सरकार किस लिए बैठे हुए? सरकार को जनता ने आपको किस लिए कर रखा है कि तुम एक मिनट ठीक है। अंकिता जैसे हत्याकांड करो आप जाकर के वहां। 4 या 5 वर्ष जो है आपकी भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी, क्या उस समय अतिक्रमण नहीं था? सवाल इस बात का सरकार में जब आपने क्या कदम उठाए? आपने क्या कदम उठाए? वो कह रहे हमने बसाए। हाँ उठाया, कांग्रेस ने उठाया। जब बेदनी बुग्याल में लोगों कहाँ कितनी बस्तियां बसाई आपने? तो लोगों को बस्तियां बसाई। आप देखिए, आप दोनों राष्ट्रीय दल जो है यहाँ पे केवल राजनीति करते हैं। भाजपा का तो ये एक प्रचंड महारत हासिल है कि सरकार बनाना और सरकार गिनाना, और राज्य के हित में काम कितना होता है कि जैसे मैंने अभी आपने सुना होगा योजनाएं गिनाई है। ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का कोई पक्ष ले रहा हूं या आपका, बीजेपी ने कुछ काम किए हैं लेकिन वो धरातल पे नहीं हुए हैं। मैंने जो योजनाएं गिनाई टॉप मोस्ट योजनाएं थी। आपके पास भी पैसा था, आपके पास भी 4 साल राज्य सरकार की विकास की लोगों ने अपना समर्पित किया था। आपको मतदान दे करके, प्रचंड बहुमत दे करके 4 साल आपके जिम्मे राज्य के विकास की डोर छोड़ी थी। आपने कितना विकास किया कांग्रेस ने? आप ये बताइए ना। और आपने कितने विकास किया है? देखिए, एक दूसरे पे आरोप लगाना छोड़ दीजिए। एक केवल यूकेडी था, एक यूकेडी 2 बार सरकार में रही, 2 बार सरकार में रही। अरे यार, बोलने की क्षमता रखते हो तो सुनने की क्षमता भी रखें। आप बोलने की क्षमता रखते हो तो सुनने की क्षमता भी रखें। अच्छा, दूसरा इनका क्या है, क्या इनकी सरकार में जोशीमठ आपदा नहीं था? ये ज्वलनशील मुद्दा था जोशीमठ का? नहीं, आपकी सरकार में ज्वलनशील मुद्दा नहीं था। ये वर्तमान सरकार का साउंड मैचिंग नहीं सर, साउंड मैचिंग नहीं सर। जो सुन लीजिए ना अनिल थपलियाल जी बोल रहे हैं सर, सुन लीजिए ना। आप मेरी बात को थोड़ा जरा, आप, मैंने कहा ना, यदि आप बोलने की क्षमता रखते हैं थोड़ा सुनने की क्षमता भी रखें। ये डिबेट्स आपके लिए स्पेशल नहीं है। सुनिए 70 साल में क्या काम हुआ, 4 साल में क्या काम हुआ, वो भी मेरे पास कुंडली है। आप सुनिए जरा, आप सुनिए। आपके पास क्या आपदा नहीं थी? आपके कार्यकाल में क्या पलायन नहीं था? आपके कार्यकाल में क्या बेरोजगारी नहीं थी? आपके कार्यकाल में भू कानून की आवाज नहीं उठी थी? आप बात करते हैं, आप जोशीमठ का मुद्दा, आप 1973 की एक रिपोर्ट है मिश्रा समिति की, क्या आपको पता है वो रिपोर्ट कहां थी? उस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या था? जोशीमठ को घोषित किया गया था कि एक रेत के ढेर में है वो। आपके इसके बाद भी जो वर्तमान सरकार है उसने वहां पे 2 नदियों का रिसाव होने के बाद भी और 5 किलोमीटर पे एक टनल शुरू कर दी, विकास कर रहे हैं। विकास नहीं, वो विनाश था। 30,000 लोग प्रभावित हुए, 30 में से 800 लोगों का घर बर्बाद हुआ। 800 में से 400 टेंट पे हैं, 400 जो है किसी रिश्तेदार के यहाँ पनाह ले रखी है। अब इसके बाद 81 लोगों को आपने विस्थापित किया है। ये धरातल पे बीजेपी का काम है। आपकी सरकार भी रही कांग्रेस की, आपकी सरकार में जोशीमठ आपदा नहीं थी? आप ये बताइए, बेरोजगारी नहीं थी? अरे उत्तराखंड को 23 वर्ष होने जा रहा है, 22 वर्ष पूर्ण हो चुका है। मुझे मालूम है कि क्या काम हुए क्या नहीं हुए। आप लोगों ने इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। कभी कहीं अतिक्रमण हटाना, जब इलेक्शन आते हैं तब तुम्हें गरीब झुग्गी झोपड़ी की याद आती है, तब तुम्हें स्लम याद आते हैं, तब तुम्हें गांव के लोग याद आते हैं। अब वो उत्तराखंड नहीं रहा, भूल जाइए दोनों राष्ट्रीय दल। यूकेडी की तरफ से मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूं कि 2024 और 2027 पे आपके झंडे भी नहीं टिकने देंगे हम। ठीक है, ये यूकेडी का स्लोगन है। ठीक है। सुभाष झा जी, हम एक कहते हैं गाना है ना, हमें तो लूट लिया मुल्क के हुस्न वालों ने, लेकिन यहाँ तो ये हमें तो लूट लिया मिलकर राजनीतिक पार्टियों ने, बेचारे उत्तराखंड को, सारा उत्तराखंड बर्बाद कर दिया। कपिल भाई 2 मिनट। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विषयांतर हो जाएगा। मूल बात यह है कि बस्तियों को इन लोगों ने, बिल्कुल सारी राजनीतिक दलों ने, मैं यूकेडी की बात नहीं कर रहा, मैं राष्ट्रीय दल, ये जितने राष्ट्रीय दल थे उन्होंने अपना एक टूल बनाया और बड़ी कायदे से इनके जितने विधायक या इनके जितने नेता, स्थानीय नेता हो, थोड़े उससे बड़े नेता हो पॉकेट के,
वो पॉकेट वाइज इन लोगों ने नदियों को, तालाबों को, सड़क के किनारे वगैरह वगैरह इन लोगों ने पैसे लेकर के भी बस्ती बसाए और अपने कार्यकर्ता थोक में बनाने के भी काम इन्होंने बस्ती के माध्यम से किए। इसमें कांग्रेस भी बराबर की भागीदार है और इसमें भाजपा भी बराबर की भागीदार है। निश्चित तौर पे 70 साल कांग्रेस का 65 साल शासन रहा है तो जाहिर है कांग्रेस ने ज्यादा किया होगा, लेकिन इससे थोड़ा भी कमतर ये भी नहीं रहे हैं। एक बात। दूसरी बात जो अभी संजीव जी ने कहा, मैं इनसे 2 सवाल मैं करता हूं, चूंकि विषयांतर हो जाएगा, लेकिन बात चूंकि महत्वपूर्ण है इसलिए मुझे करना जरूरी है। कोरोना घोटाला किसके समय में हुआ? कोरोना में जो घोटाले हुए अभी भी इंक्वायरी चल रही है, किसके समय में हुआ? ये किसका काम था? इतने साधु मरे, वो बहुत सारी चीजें हैं, लंबा हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात जो आपने अभी कहा कि 14 में कांग्रेस ने अधिनियम लाया था बस्ती अतिक्रमण के खिलाफ, तो अगर कांग्रेस ने पहली बात तो ये तय कर लीजिए कि कांग्रेस ने जो अधिनियम बस्ती के खिलाफ लाया था वो गलत था या सही था। अगर वो गलत था तो आप उसको करेक्ट कर लेते कि सारे व्यक्तियों के जो अवैध बता रहे हैं उसे सबको वैध कर देते। कोई हाईकोर्ट फैसला नहीं, हाईकोर्ट तो जो लॉ कानून के आधार पर फैसला करता है ना। दिल्ली में ऐसा हुआ, कई बस्तियों के जिसको अवैध कर रखा था दिल्ली सरकार ने उसको वैध कर दिया, हाईकोर्ट की बात खत्म हो गई। फिर सवाल ये उठता है कि जब आप कहेंगे कि ये बस्ती अवैध है तो हाईकोर्ट कहेगा कि ये खाली क्यों नहीं हुआ? बड़ी सीधी बात है। एक बात। दूसरी बात, जो इन बस्तियों में आखिर ये बस्तियां, आप आज तक ये कानून क्यों नहीं बना कि अगर कहीं अवैध अतिक्रमण होगा तो वहां के थाना प्रभारी सीधे सस्पेंड नहीं होंगे, बर्खास्त होंगे। इसलिए कि सरकारी जमीन को रखवाली करने का काम थाना और पुलिस की है, वहां के जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं उनकी है, वहां के सीओ जो है उनकी है, यहाँ के डीएम जो है उनकी है। जब आप इसकी जवाबदेही तय नहीं किए आज तक, चाहे भाजपा ने हो चाहे इसमें, तो फिर अतिक्रमण होगा। दूसरी बात, जो गरीब हैं वो शौक से, कोई बस्तियों में रहने का शौक किसी को नहीं होता, लोग मजबूरी में हैं। ये जो है वेलफेयर, इंडिया जो है वो वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर देश है। तो जब वेलफेयर देश है तो आप उन गरीबों के वेलफेयर के लिए भी वो अच्छी जिंदगी जी सकें, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने 100 स्मार्ट सिटी का नारा दिया, आपने क्यों 100 बस्तियों के स्मार्ट बस्तियों का नारा क्यों नहीं दिया? 100 विलेज को स्मार्ट बनाने का नारा आपने क्यों नहीं दिया? ये 100 गाँव आपने गोद लिया, आज तक उस गाँव का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है। संजीव भाई, ये समझना पड़ेगा, ये कहने से बचने की बात नहीं है। ये सुभाष झा जी एक बात को 2 बार उन्होंने बार रिपीट की है कि 100 जो स्मार्ट बस्ती, 100 स्मार्ट गांव की उन्होंने चर्चा की कि भाई आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, 100 स्मार्ट गांव, 100 स्मार्ट बस्ती बसा देते, भाई बस्ती बस जाए। अब ऐसे में यहाँ पर है, ये है कि उत्तराखंड में भाई जमीन भी नहीं हो रही है, अब अतिक्रमण की भी बात आ रही है। और एक सेकंड में रोक रहा हूँ, जिस विकास की आप बात कर रहे हैं उसमें मजदूरों का सबसे पहला योगदान है। मजदूर न रहे तो आप विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसे में संजीव भाई, ये जो मजदूर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सब लोग उठा रहे हैं कि मजदूर किस्म के लोग हैं जो बस्ती में रहते हैं, अब उनको अब वो उजड़ जाते हैं, अब उसमें फिर सवाल उठता है। अब बस जाते हैं तब कोई सवाल नहीं करता, जब उजड़ता है तो इसलिए सवाल होता है कि भाई उसने वो मजदूरी कर करके उसने तो पक्का मकान बना लिया, अब वो 20 साल से रह रहा है, 30 साल से रह रहा है, उस वक्त किसी ने नहीं देखा, फिर एक सरकार आती है कि तोड़ ताड़ के सब चली जाती है। तो सर अब ऐसा कैसे चलेगा? या तो एक सख्त पूरा ये नियम निकल जाए कि भाई अगर आपने अतिक्रमण किया है तो आज नहीं तो कल टूट जाएगा, हम तोड़े चाहे किसी और कोई सरकार आएगी वो तोड़ के चली जाएगी। मनीष जी देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। जैसे सुभाष जी ने बोला कि आप स्मार्ट सिटी तो बना रहे हैं, कि स्मार्ट गांव कब बनाएंगे? तो मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं कि अभी 100 से अधिक गांव जिनको पूरी तरह से डिजिटल गांव के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं। तमाम इंटरनेट की सुविधाएं, तमाम बैंक और जितने भी जो हमारा जिसको हमने एक तरह से ई गवर्नेंस हम बोलते हैं, तो गांवों के अंदर ही उनके तमाम प्रमाण पत्र हो, चाहे कंप्यूटराइज्ड जितनी भी सुविधाएं से सुसज्जित वहाँ पर उन लोगों को, उन गांवों को हम लोग कर रहे हैं। और एक तरह से शहर का भी विकास हो, गांव का भी विकास हो। और हमारी सरकार तो उस पे चल रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, या विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सब व्यक्तियों को समान लाभ मिले और समान सब स्थान का, सब जगह का विकास हो। हमारी सरकार इसी उद्देश्य को लेके चल रही है। आप अटल आयुष्मान की बात करें तो उत्तराखंड एक ऐसा इकलौता प्रदेश है जहां पर प्रत्येक उत्तराखंड वासी का
अटल आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा और स्वास्थ्य लाभ की सुविधा हम जनता को दे रहे हैं। उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य है जहां पर 3 सिलेंडर की गरीबों को व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले लाने जा रहे हैं। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां नकल विरोधी कानून हम लोगों ने लागू किया है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां कठोर धर्मांतरण कानून हम लोगों ने लागू किया। तो ये हमारी इच्छा शक्ति है, ये हमारी एक विकास की भी ठीक है। सोच जीतराम और आर जी, सबको ये जो जीतराम आर जी, ये जो बस्ती का मुद्दा है जीतराम आर जी, ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि सभी सरकारों ने कहीं ना कहीं घालमेल कर लिया है। सभी सरकारों की गलती है कि वहां पर जहां पर एक झोपड़ी झुग्गी हुआ करती थी वहां पक्के मकान बन गए हैं, और राजनीति सिर्फ पक्के मकान पर ही हो रही है। झोपड़ी झुग्गी पे तो राजनीति होती ही नहीं है। वहां पक्के मकान पर राजनीति है कि भैया पक्का मकान गिर गया, 20-25 साल से रह रहे हैं, किसी तरह मजदूर ने मजदूरी करके बना ली। अब तो यहाँ पर ये अब भाई ये जाएंगे और ये बताएंगे कि देखिए जी हम आपके लिए जी राशन लेकर आए हैं। अब जैसा अभी बताया इन्होंने, और तमाम तरह की योजनाएं इन्होंने गिना दी। तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों के लिए ये एक सरदर्द ना बन जाए। ये तो झोपड़ी झुग्गी पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग जो है, अभी आप लोगों में तो जो इंडी गठबंधन है उसी में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो सामंजस्य ना बन पा रहा है आप लोगों के बीच में और इसलिए दिक्कत पैदा हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 200 की राशन दे रही है, 1100 का सिलेंडर बेच रही है। तो उसमें भी आपका जो है 400 का सिलेंडर 1100 600 रुपया बढ़ा कर दे रहे हैं, 200 रुपये का राशन दे रहे हैं। वैसे में अरे कितने दिन हो गए सिलेंडर खरीदे हुए श्रीमान जी? 900 रुपए का हो गया है। लोगों के लिए कोई व्यवस्था की जाए, हमारा और कोई नहीं है कि अगर आप किसी को हटा रहे हैं, किसी का घर उजाड़ रहे हैं, किसी का व्यवसाय खत्म कर रहे हैं, तो उसको उचित प्रबंधन सरकार को ही किया जाए। सरकार पे लोगों ने विश्वास किया है, विश्वास के जगह पे आप सत्ता पे है, और सत्ता की जिम्मेदारी है कि पब्लिक के, जनता के हितों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम करे सरकार। इसलिए अतिक्रमण आप हटा रहे हैं। ठीक है थपियाल जी, देखिए यहाँ पर बात हम तो अतिक्रमण की तरफ इसलिए आ गए क्योंकि यहाँ पर बस्तियों की बात हो गई। लेकिन थपियाल जी देखिए, जो सवाल इसलिए भी उठ जाता है कि भाई जो बीजेपी है, बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप जनता के बीच में जाइए, अपनी योजनाओं को लेकर जाइए। अब यहाँ पर उन्होंने ये भी कह दिया हिंदू मुस्लिम की ये जो आप लोग चूरन, इस चूरन को लेकर ही नहीं जाना है। तो अगर ये लोग, इन लोगों के पास योजनाएं हैं तभी तो जनता के बीच में जाएंगे, और इतने जनता जवाब दे देगी उसका। हाँ ठीक। जो योजनाएं तो बागेश्वर में सर क्या हो गया? बागेश्वर में भी तो यही हुआ ना सर। हाँ, बागेश्वर में क्या है कि इनकी जो योजनाएं हैं वो स्लम से लेके और जो अपने झुग्गी झोपड़ी गरीब अमीर सबके लिए है, उन योजनाओं में है। सवाल इस बात का नहीं है कि एक प्लान करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, प्लान, एक्शन प्लान बनाना, उसके बाद उसको कितना इम्प्लीमेंट हुआ वो महत्वपूर्ण है। लेकिन ये मुझे लगता नहीं है कि ये जिस उद्देश्य से वहां पे गए हैं और इनका उद्देश्य, इनका लक्ष्य पूरा होगा। तो मुझे जो लगा कि ये किस योजना को और कितनी योजनाओं को उनको गिनाएंगे कि हमारी इतनी योजनाएं जो हैं 100% धरातल पे रही हैं और इस योजना से आप ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने जो भी योजनाएं रखी हैं, अगर इन्होंने सोचा कि पहले तो इनके पास इतना बजट था ही नहीं, योजनाएं तो इन्होंने बहुत कुछ रख दी, केंद्र सरकार ने बजट दिया भी होगा। ठीक है थपियाल जी, समय कम है हमारे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो जो बीजेपी है वो बस्ती बस्ती अब जाएगी, अपनी योजनाएं लेकर, अपनी जो ये काम किए हैं धरातल पर, उन कामों को लेकर जाएगी और बस्ती वासियों से मिलेगी और उनको अब अपनी ओर करने की कोशिश करेगी, उनके साथ सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करेगी। अब ये कितना कारगर सिद्ध होता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।